वेलकम टू द चैनल H2O द A to Z ऑफ केमिस्ट्री। आज हम पढ़ रहे हैं इस मैटर अराउंड अस प्योर, जो कि सीबीएसई क्लास 9th का एक चैप्टर है और आज होगा इसका लेक्चर नंबर 4। बट मेक श्योर आपने पहले तीनों लेक्चर इस लेक्चर को देखने से पहले देखे हुए हो। अभी तक यहाँ आज के इस लेक्चर से पहले जो कुछ भी हम डिस्कस कर चुके हैं वो था, पहले एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन थी, हमने अंडरस्टैंड किया कि इस मैटर अराउंड अस प्योर से हमारा मीनिंग क्या होता है। फिर हमने मैटर को एक केमिकल क्लासिफिकेशन दी, फिजिकल क्लासिफिकेशन हमने चैप्टर नंबर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग्स में अंडरस्टैंड की थी। फिर केमिकल क्लासिफिकेशन में हमने ये अंडरस्टैंड किया कि हम मैटर को, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो गैस हो, उसको दो टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस में डिवाइड कर सकते हैं बेस्ड अपॉन देयर केमिकल क्लासिफिकेशन, एंड दैट इज इनटू द प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर्स। और उसके बाद उस अंडरस्टैंडिंग को फर्दर डेवलप करते हुए हमने प्योर सब्सटेंसेस के बारे में एक डिटेल्ड डिस्कशन की, और पिछले लेक्चर में हमने मिक्सचर्स को भी अंडरस्टैंड करना शुरू किया, और उसमें हमने होमोजेनस मिक्सचर्स क्या होते हैं, हेट्रोजेनस मिक्सचर्स क्या होते हैं, उसके बारे में एक अंडरस्टैंडिंग को डेवलप किया। सो आई होप यहाँ तक की सारी अंडरस्टैंडिंग आप लोगों की क्लियर है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज फील फ्री, आप उसको कमेंट सेक्शन में डाल के पोस्ट कर सकते हैं। एट द एंड हमेशा हमारी ईमेल आईडी गिवन होती है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का भी लिंक मिल जाएगा, तो आप उस टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं और आप हमारे साथ अपने डाउट्स को डिस्कस कर सकते हैं। सो वी विल बी ऑलवेज देयर फॉर यू, एंड let us begin a beautiful learning today also। अब हमने जो पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था वो था मिक्सचर्स की एक क्लासिफिकेशन इनटू होमोजेनस एंड हेट्रोजेनस मिक्सचर्स, और उसको हमने और अच्छे से अब अगर अंडरस्टैंड करना है तो हमें मिक्सचर्स को एक और तरीके से क्लासिफाई करना पड़ेगा, एंड दैट इज गोइंग टू बी द क्लासिफिकेशन इनटू सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कलॉइड। तो आज हम इसकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे कि सॉल्यूशंस क्या होते हैं, सस्पेंशंस क्या होते हैं, कोलॉइड्स क्या होते हैं, और फिर सब्सिक्वेंट आने वाले लेक्चर्स में हम इनके ऊपर एक डिटेल्ड डिस्कशन करते जाएंगे, सो दैट कि आपका जो कंसेप्ट है वो बिल्कुल ही क्लियर हो। पहले एक ब्रॉड ओवरव्यू आप लोगों को मिल जाए कि क्या होता है, और फिर उसके बाद वन बाय वन हम इन सब चीजों की डिटेल्स को डिस्कस करते जाएंगे। ठीक है, तो मैं हूं डॉक्टर ऋतु जौहर, आपकी एजुकेटर फ्रॉम द चैनल, एंड आई होप कि आप ये लर्निंग मेरे साथ आज एंजॉय करने वाले हैं। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था होमोजेनस और हेट्रोजेनस मिक्सचर्स को। आज हम अपना लेक्चर वहीं से दोबारा से शुरू करते हैं, सो दैट कि आपकी कनेक्टिविटी बनी रहे और आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ही अच्छी हो। तो पिछले लेक्चर में हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें हमने 50 ml वाटर में क्या डाला था, 10 चम्मच कॉपर सल्फेट के। हाँ, पहले एक चम्मच भी डाला था, एक चम्मच डाला था तो लाइट ब्लू कलर आया था, जब 10 चम्मच कॉपर सल्फेट के डाले तो वो डार्क ब्लू कलर आ गया। ठीक है, और दूसरी तरफ हमने एक और एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें अगेन हमने ग्लास लिया, ग्लास के अंदर हमने पानी डाला, 50 ml ही पानी डाला और थोड़े से मस्टर्ड ऑयल के ड्रॉप्स डाल दिए। अब इन दोनों में फर्क तो हमें मालूम लग गया कि क्या है, और हमने उसको अच्छे से अंडरस्टैंड करते हुए फाइनली एक होमोजेनस मिक्सचर्स और हेट्रोजेनस मिक्सचर्स का डिफरेंस का टेबल बनाया। और हमने अंडरस्टैंड किया कि होमोजेनस मिक्सचर्स वो होते हैं जहां पे यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होती है थ्रू आउट द बल्क। यहाँ पे हमें दिख रहा है कि यूनिफॉर्म है, कुछ भी ऐसी जगह नहीं है जहां पे डार्क ब्लू कलर ज्यादा हो, कहीं पे लाइट ब्लू कलर ज्यादा हो, यहाँ पे कहीं पे वाटर ही बिल्कुल दिखाई दे रहा हो। ऐसा कुछ नहीं था, यूनिफॉर्मली ब्लू कलर हमें यहाँ पे दिखाई दिया। और दूसरी तरफ हेट्रोजेनस मिक्सचर्स थे जहां पे नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन थी। ठीक है, कहीं पे हमें ऑयल दिखाई दे रहा है, कहीं पे पानी ज्यादा दिखाई दे रहा है, तो ये एक नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन थी। उसके बाद होमोजेनस मिक्सचर्स में जो कंपोनेंट्स होते हैं वो फिजिकली डिस्टिंक्ट नहीं होते। हम यहाँ पे कॉपर सल्फेट और वाटर के जो पार्टिकल्स हैं उनको अलग अलग से आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, जबकि यहाँ पे इस ग्लास में हम पानी के पार्टिकल्स को, ठीक है, टोटल पानी को, और आप यहाँ पे ऑयल को अलग अलग से आइडेंटिफाई कर सकते हो कि यहाँ पे ये पानी है, ये वाला ऑयल है। सो आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ठीक है, कि यहाँ पे हेट्रोजेनस मिक्सचर्स में द कंपोनेंट्स दे आर फिजिकली डिस्टिंक्ट विद क्लियर बाउंड्रीज, जबकि होमोजेनस में दे आर नॉट फिजिकली डिस्टिंक्ट।
तो होमोजेनस मिक्सचर्स को हमने बोला सॉल्यूशंस, और हेट्रोजेनस मिक्सचर्स में हमारे पास हो सकते हैं कोलॉइड्स और सस्पेंशंस। अब ये वाला जो मस्टर्ड ऑयल और वाटर का मिक्सचर है, इसे हम बोलते हैं सस्पेंशन। और अगर मैं एक दूध के ग्लास की बात करूं तो ये एक सोल्यूशन नहीं होता, ऑल्दो हमें ये एक यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन दिखाई देती है। हम कहीं पे भी देख नहीं सकते हैं अलग अलग कि कोई पार्टिकल्स प्रेजेंट है, हमें बाउंड्रीज नहीं दिखाई दे रही है। बट अगर आप इसको माइक्रोस्कोप के नीचे एनालाइज करो तो वो आपको अलग अलग भी दिखाई देंगे। ठीक है, तो ऐसे वालों को हम क्या बोलते हैं? इन्हें हम बोलते हैं कोलॉइड्स। कोलॉइड्स और सस्पेंशन में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, थोड़ा सा डिफरेंस होता है, और उसी डिफरेंस को ही तो आज हमने अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, तो चलिए आज की अपनी अब अंडरस्टैंडिंग को फर्दर डेवलप करते हैं। So today we will be talking about solutions, suspensions and colloids, a general perspective. एक ब्रॉडली हम इसको अंडरस्टैंड करने की शुरुआत करेंगे, और फिर अगले लेक्चर से हम वन बाय वन पहले सॉल्यूशंस को डिस्कस करेंगे, फिर सस्पेंशंस और कोलॉइड्स को डिस्कस करेंगे, एक डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं कि सॉल्यूशन क्या होता है। ठीक है, तो सॉल्यूशन के लिए हमने क्या किया था, 50 ml वाटर लिया, उसमें हमने कॉपर सल्फेट डाला और उसको हमने स्टर किया, तो हमें क्या मिला, हमें मिला एक यूनिफॉर्म इंटेंस ब्लू कलर्ड सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। ठीक है, क्योंकि ये यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन थी थ्रू आउट द बल्क, हमें फिजिकली डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज नहीं दिखाई दे रही थी बिटवीन द वाटर पार्टिकल्स एंड द कॉपर सल्फेट पार्टिकल्स, इसलिए हमने क्या कह दिया, इसको होमोजेनस मिक्सचर भी कहा, और होमोजेनस मिक्सचर को ही हम एक ट्रू सोल्यूशन भी कहते हैं, इसलिए हमें वो समझ में आ गया कि ये जो चीज होती है इसे हमने सोल्यूशन कहना है। ठीक है, बट हम इसको एक्सपेरिमेंटली कैसे अंडरस्टैंड करते हैं, कैसे हमें सॉल्यूशन को, कोलॉइड को और सस्पेंशन को डिवाइड करना है इनटू द 3 डिफरेंट टाइप्स, उसके लिए जो एक्सपेरिमेंट हमने किया, वो क्या एक्सपेरिमेंट है कि हमने ये जो सॉल्यूशन बनाई थी, पानी में कॉपर सल्फेट को डाला था, उसमें से हमने एक बीम ऑफ लाइट को पास करके देखा। ठीक है, जब हमने पास करके देखा तो व्हाट वी सी इज कि ये इसमें से पास हो जाएगी, राइट। अगर यहाँ पे जो पार्टिकल्स होंगे हमें बीच में से कुछ दिखाई नहीं देगा, द पाथ ऑफ द लाइट ऑफ बीम इज नॉट विजिबल इन द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। ठीक है, तो आपको यहाँ पे विजिबल नहीं होगी कि लाइट इसमें से कैसे ट्रेवल करके गई, बट दूसरी साइड पे आपको ये बीम ऑफ लाइट दिखाई दे देगी। ठीक है, इधर से आपने बीम ऑफ लाइट डाली थी, सॉल्यूशन में से पास कर गई, मगर आपको सॉल्यूशन में वो बीम का रास्ता नहीं दिखाई दिया। आई होप आप लोगों को याद है, जब हम मैटर इन सराउंडिंग्स को पढ़ रहे थे तब हमने बात की थी कि जो डस्ट पार्टिकल्स थे, जब वो रूम के अंदर अंधेरा होता है और लाइट अंदर एंटर करती है, अर्ली मॉर्निंग सनलाइट, तो उसमें हम उस सनलाइट के पाथ को देख पाते हैं। ठीक है, तो वो जो डस्ट पार्टिकल्स थे उसके थ्रू वो बीम ऑफ लाइट हमें दिखाई दी थी, एंड वी कॉल दैट टू बी द स्कैटरिंग ऑफ लाइट ड्यू टू द डस्ट पार्टिकल्स। तो यहाँ पे व्हाट यू कैन जस्ट को रिलेट टू दैट इज कि यहाँ पे जो पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं उन्होंने इस लाइट को स्कैटर नहीं किया। ठीक है, इसीलिए वो हमें यहाँ पे लाइट का पाथ इस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में नहीं दिखाई दिया। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्लियर है। अगर आप लोगों को नहीं क्लियर तो जस्ट गो बैक टू द लेक्चर्स ऑन मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, वहां पे आप अपने कंसेप्ट्स को दोबारा से स्ट्रॉन्ग करना। ठीक है, तो हम कहते हैं कि लाइट का पाथ विजिबल तब होगा जब उसमें जो पार्टिकल्स, कुछ पार्टिकल्स हैं जो कि उस लाइट को स्कैटर करेंगे, तो हमें वो लाइट विजिबल होगी। कोई भी पार्टिकल्स हो सकते हैं, डस्ट पार्टिकल्स हो सकते हैं, कोई भी पार्टिकल्स, जब पार्टिकल्स लाइट को स्कैटर करेंगे तो हमें उसका पाथ दिखाई देगा। ठीक है, क्लियर है? ओके, अब हमें यहाँ पे क्या मिला, हमें यहाँ पे ये लाइट नहीं मिली इस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में, मगर जब बाहर निकली वहां से तो फिर से हमें वो बीम ऑफ लाइट आगे दिखाई दे रही है। ओके, उसके बाद इससे मतलब क्या हुआ, द पाथ ऑफ द लाइट बीम इज नॉट विजिबल इन द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, right? And we say that the particles of the mixture do not interfere with the passage of light. ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या याद रखना है कि सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स होते हैं they do not interfere with the passage of light. ठीक है, they just allow the light to pass through them, and that is why the beam of light is not going to be visible through a solution.
ठीक है, ये बात समझ में आई? ग्रेट। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे अब हम सस्पेंशंस को पढ़ते हैं। तो सस्पेंशन के लिए अब हमने जो एक्सपेरिमेंट किया उसमें हमने क्या किया, 50 ml वाटर लेके उसमें थोड़ी सी सैंड को डाल दिया। ठीक है, सैंड को डालेंगे थोड़ी देर के लिए तो वो जो सैंड के पार्टिकल्स होंगे हमें सस्पेंडेड दिखाई देंगे, राइट? जैसे कि मस्टर्ड ऑयल के पार्टिकल्स हमें वो दिखाई देते हैं, सेपरेट होता है, बिल्कुल वैसे ही आपको सैंड के पार्टिकल्स भी वाटर के अंदर दिखाई देंगे। ठीक है, और थोड़ी देर के बाद क्या होगा, वो जो पार्टिकल्स होंगे वो सेटल डाउन हो जाएंगे नीचे, बिल्कुल इस तरीके से। ठीक है, पार्टिकल जो है सैंड के वो डाउन सेटल हो जाएंगे और इसे हम क्या बोलते हैं, एक हेट्रोजेनस मिक्सचर बोलते हैं। क्यों हेट्रोजेनस मिक्सचर बोलते हैं? क्योंकि हम सैंड के पार्टिकल्स को वाटर के पार्टिकल्स से अलग अलग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये एक यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन नहीं होती है। अगर जब तक ये सेटल नहीं भी हुए थे तब भी आप देखोगे तो आप सैंड के पार्टिकल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो, वाटर के अंदर अलग अलग देख सकते हो कि ये सैंड का पार्टिकल है, ये पानी है। ठीक है, इसलिए हमने उसको हेट्रोजेनस मिक्सचर कहा। अब इसे हमने सस्पेंशन भी कहा। अब इसे सस्पेंशन क्यों कहा, उसके लिए हमें फिर से वही वाला एक्सपेरिमेंट करना होगा जो हमने अभी कॉपर सल्फेट के साथ किया था। तो अब अगेन हमने क्या किया, ये सस्पेंशन लिया और उसमें से भी बीम ऑफ लाइट को पास किया। अब ये जो साइड के पार्टिकल्स थे ये नीचे सेटल डाउन थे और ये इतने बड़े साइज के थे कि वेल हुआ क्या कि ये लाइट के रास्ते में ही आ गए। इनमें से ना तो लाइट आगे पास कर पाई और ना ही हमें दूसरी साइड पे वो लाइट दिखाई दी, इन्होंने रास्ता ही ब्लॉक कर दिया। जहां से लाइट ऊपर पानी से जा सकती थी वहां से हमें लाइट दिखाई देगी, मगर यहाँ पे जहां पे सैंड के पार्टिकल्स बहुत सारे प्रेजेंट थे, वेल वहां पे इन्होंने ऑब्स्ट्रक्ट किया लाइट के पाथ को। ठीक है, सो द पाथ ऑफ द लाइट बीम इज नॉट विजिबल बिहाइंड द सैंड। ठीक है, सॉल्यूशन के केस में तो वो विजिबल थी, मगर सैंड के पार्टिकल्स के केस में वो पीछे विजिबल ही नहीं हुई। ठीक है, तो हमने कहा कि जो सैंड के पार्टिकल्स हैं वो लाइट के पैसेज के साथ इंटरफेयर करते हैं। ठीक है, और इसे हमने अभी फिलहाल सस्पेंशन बोला और इसको अब हमने डिफरेंशिएट करना है कि सस्पेंशन और कोलॉइड में क्या फर्क होता है। ठीक है, सॉल्यूशन में और सस्पेंशन में आपको फर्क पता लग गया कि वो इंटरफेयर नहीं कर रहे थे इन द पैसेज ऑफ लाइट, जबकि सस्पेंशन के केस में इंटरफेरेंस हो रही है बाय द सैंड पार्टिकल्स विद द पैसेज ऑफ लाइट। ठीक है, सो नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं हमारी उस कहानी पे जहां पे मिल्क फंस गया, जहां पे हमें समझ में ही नहीं आया कि ये मिल्क क्या है, क्योंकि हमें तो ये दिखता है बिल्कुल क्या, एक यूनिफॉर्म मिक्सचर। ठीक है, तो हमारे हिसाब से तो ये सॉल्यूशन बनता है, मगर केमिस्ट्री के हिसाब से ये सॉल्यूशन है ही नहीं। ठीक है, तो ये मिल्क क्या है? वेल मिल्क क्या है, मिल्क है एक कोलॉइड। अब ये क्यों कोलॉइड है, तो उसके लिए अगेन हमें क्या करना पड़ेगा, वही एक्सपेरिमेंट दोबारा से करेंगे कि हमने पानी लिया, 50 ml पानी लिया, उसमें एक चम्मच मिल्क का डाल दिया। जब हमने मिल्क का डाला तो उसमें एक टर्बिड व्हाइट कलर की सॉल्यूशन बनी। ठीक है, अब ये टर्बिड व्हाइट कलर की सॉल्यूशन में से हमने क्या किया, बीम ऑफ लाइट को पास किया। जब हमने इसमें से बीम ऑफ लाइट को पास किया तो वेल अगर ये सॉल्यूशन होती तो उसमें से ये बीम ऑफ लाइट विजिबल नहीं होनी चाहिए थी। ठीक है, और अगर ये सस्पेंशन थी तो वेल अगर थोड़ी देर हम इसको पड़े रहने देते तो इसके जो पार्टिकल्स थे उनको नीचे सेटल डाउन हो जाना चाहिए था और इस लाइट की बीम को आगे फर्दर ब्लॉक कर देना चाहिए था। तो यहाँ पे हम देखते क्या है, यहाँ पे हम देखते ये हैं कि मिल्क में से लाइट की बीम एक तो हमें दिखाई दे रही है। ठीक है, पार्टिकल्स से स्कैटरिंग हो रही है बीम की, हमें ये बीम की रास्ता बिल्कुल मिल्क के अंदर क्लियरली क्लियरली दिखाई दे रहा है और बाद में पीछे भी हमें वो बीम दिखाई दे रही है। अगर बाद में पीछे बीम दिखाई दे रही है, समझ में आया, सॉल्यूशन के केस में ऐसे होता है, मगर सॉल्यूशन में ये बीच में तो बीम हमें दिखाई नहीं देती। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन भी नहीं हो सकता। सस्पेंशन के केस में अगर मैं सस्पेंशन के पार्टिकल्स को थोड़ी देर के लिए ऐसे ही अनटच्ड छोड़ देती हूँ तो सस्पेंशन के केस में क्या होता है कि वो जो पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे सेटल हो जाते हैं। जब वो नीचे सेटल हो जाते हैं तो फिर ये बीम को ब्लॉक हो जाना चाहिए था, हमें फिर भी दिखाई दे रही है, तो इसका मतलब है कि ये सस्पेंशन भी नहीं है। ठीक है, तो फिर ये क्या है? वेल ये क्या है, यहाँ पे हमारे पास एक मिल्क का सॉल्यूशन है जिसमें से बीम ऑफ लाइट विजिबल है और इसका मतलब ये है कि जो मिल्क के पार्टिकल्स हैं वो बीम ऑफ लाइट को स्कैटर भी कर रहे हैं।
ठीक है। और इसको हमने क्या बोला, इसको हमने बोला एक कोलॉइडल सॉल्यूशन। और इसके पार्टिकल्स अगर आप थोड़ी देर ऐसे ही छोड़ दोगे तो भी बॉटम पे जाके सेटल नहीं होंगे, ठीक है। तो कोलॉइड में और सस्पेंशन में फर्क क्या पड़ जाएगा। इवन जो सस्पेंशन होता है ना, जस्ट रिमेंबर कि जब सस्पेंडेड पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे, जैसे कि हमने सैंड के केस में बात की ना, तो सैंड के केस में जब आप उसको सस्पेंडेड पार्टिकल्स में से बीम ऑफ लाइट को देखोगे तो वो बीम ऑफ लाइट को वो भी स्कैटर कर देंगे, ठीक है, वो भी स्कैटर कर देंगे, कोलॉइड भी स्कैटर कर देगा। पर डिफरेंस आएगा कि थोड़ी देर के बाद जो बीम ऑफ लाइट है वो ब्लॉक हो जाएगी इन केस ऑफ सैंड, क्योंकि सैंड के पार्टिकल्स नीचे जाके बैठ जाएंगे। और अगर आप वहां पे बीम ऑफ लाइट डालोगे तो आपको पीछे बीम ऑफ लाइट नहीं दिखाई देगी, वो उसका रास्ता रोक लेंगे। मगर मिल्क के केस में ऐसा नहीं होता। मिल्क के केस में आप उसको जितनी देर बाद भी देखोगे वो दूध के पार्टिकल्स कभी नीचे सेटल नहीं होते, ठीक है। तो इसलिए हमने उसको कैटेगराइज किया इन बिटवीन दैट ऑफ सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन, एंड वी कॉल दीज टू बी द कोलॉइड्स। अब आप क्या करो, आप इनको वन बाय वन क्लियरली देखो टुगेदर, ठीक है। सो व्हाट यू विल बी सीइंग इज कि ये सबसे पहले यहाँ पे क्या पड़ा है, एक मिक्सचर जिसमें से बीम ऑफ लाइट को जब हमने पास किया तो बीम ऑफ लाइट का रास्ता हमें इस मिक्सचर में से नहीं दिखाई दिया, मगर लाइट इसमें से आगे फर्दर पास कर गई, ठीक है। उसके बाद अगले वाले में मिक्सचर जो था उसमें क्या था, आपको बीम ऑफ लाइट का रास्ता उस मिक्सचर में से भी दिखाई दिया, ठीक है, और लाइट आगे पास कर गई। और तीसरे केस में क्या था कि आपको जो पार्टिकल्स थे वो दिखाई दे रहे थे। यहाँ पे और यहाँ पे फर्क क्या है कि यहाँ पे आपको जो पार्टिकल्स हैं वो अलग अलग फिजिकली डिस्टिंक्ट दिखाई नहीं दे रहे हैं, यहाँ पे वो आपको पार्टिकल्स फिजिकली डिस्टिंक्ट दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पे जो लाइट की स्कैटरिंग है वो भी हो रही है, ठीक है। लाइट की स्कैटरिंग दोनों केसेस में हो रही है, बीम ऑफ लाइट दोनों केसेस में विजिबल है। यहाँ पे आपको पार्टिकल्स अलग अलग दिखाई नहीं दे रहे थे जैसे कि मिल्क के केस में, और यहाँ पे जैसे कि सैंड और वाटर था पार्टिकल्स आपको अलग अलग दिखाई देते हैं, ठीक है। समझ में आया, अब डिफरेंस अच्छे से समझ में आया। So what we can say is कि in the case of solutions the path of light is not visible. In case of suspension the path of light is visible. In case of colloids also the path of light is visible. Solution के केस में जो particles होते हैं in the solution they are too small to scatter light, इसलिए light की scattering नहीं होती, इसलिए हमें उसका beam का path दिखाई नहीं देता। Suspension के केस में the particles they suspend, the particles suspended in water they scatter light, and also in case of the colloids the particles are big enough to scatter light, ठीक है। अब दूसरा अगला पॉइंट क्या है कि जो पार्टिकल्स हैं सॉल्यूशन के केस में दे आर टू स्मॉल टू बी विजिबल टू द नेकेड आई, हमें नहीं दिखाई दिए थे। सस्पेंशन के केस में हमें पार्टिकल्स दिखाई देते हैं क्लियरली। कलॉइड के केस में ये जो पार्टिकल्स का साइज होता है दिस इज इन बिटवीन दैट ऑफ द सॉल्यूशन एंड द सस्पेंशन, सॉल्यूशन से थोड़ा बड़ा है और सस्पेंशन से थोड़ा छोटा है, ठीक है। सॉल्यूशन से बड़ा है इसीलिए वो लाइट को स्कैटर कर सकते हैं, सस्पेंशन से थोड़ा छोटा है इसीलिए हमें वो दिखाई नहीं दे रहे, ठीक है। अब अच्छे से कहानी समझ में आ रही है, वेरी गुड। From this what we can conclude is कि जो साइज ऑफ द पार्टिकल सस्पेंशन में होता है वो सबसे बड़ा होता है। कलॉइड के केस में वो पार्टिकल का साइज सस्पेंशन से थोड़ा छोटा होगा, और सॉल्यूशन के केस में जो पार्टिकल का साइज होगा तीनों में से सबसे छोटा होगा, ठीक है। अब हमने साइज ऑफ द पार्टिकल्स के बारे में और नॉलेज लेने के लिए एक और एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट क्या था, एक्सपेरिमेंट में हमने एक स्टैंड लगाया, स्टैंड के ऊपर हमने एक फनल को फिक्स कर दिया, फनल के नीचे हमने एक बीकर रख दिया, खाली बीकर रख दिया, ठीक है। अब फनल के अंदर हमने क्या डाल दिया, फिल्टर पेपर। अब फिल्टर पेपर क्या होता है, फिल्टर पेपर एक ऐसा पेपर होता है जिसके अंदर कुछ पोर्स होते हैं, ठीक है। और उनके पोर्स का जो साइज होता है वो हम लोगों को फिल्टर पेपर बनाने वाले लोग मेंशन करके देते हैं कि ये पोर का साइज है, ठीक है, राइट। तो हमें इसमें क्या पता है, इस पोर का या इस छेद का साइज मालूम है, ऑलराइट। अब ये हमने फिल्टर पेपर क्यों रखा है, हमने वो फिल्टर पेपर इसलिए रखा है कि अगर हम इसमें से कुछ भी पास करेंगे, राइट, तो जो चीज का साइज इस पोर के साइज से बड़ा होगा
वो फिल्टर पेपर में ही रह जाएगा, और जिसका साइज स्पोर के साइज से छोटा होगा वो पास करके नीचे बीकर में चला जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या किया, वन बाय वन हमने अपने तीनों सेटअप्स को चेक किया। पहले हमने सैंड वाले सेटअप को चेक किया, सैंड और वाटर के सस्पेंशन को चेक किया। जब हमने सस्पेंशन को चेक किया तो व्हाट वी फाउंड आउट वाज कि जो पार्टिकल्स हैं सस्पेंशन के, दैट इज सैंड इन वाटर, दे कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्टरेशन। क्यों? क्योंकि जो पार्टिकल्स का साइज था वो इस फिल्टर पेपर के पोर के साइज से बड़ा था, इसलिए वो जो सैंड है वो नीचे पीछे यहाँ पे फिल्टर पेपर में रह जाती है, और जो पानी होता है वो नीचे चला जाता है। ठीक है, जो यहाँ पे पीछे बच गया उसको हम बोलते हैं, कुछ भी जो बच जाता है फिल्टर के पेपर के ऊपर उसको हमने बोला दैट इज द इनसॉल्युबल सॉलिड, उसे हम रेजिड्यू बोलते हैं, और जो पास कर जाता है हम उसको बोलते हैं फिल्ट्रेट। ठीक है, फिल्टर पेपर में से जो चीज बाहर निकल गई उसे हमने बोला फिल्ट्रेट। इनके बारे में हम डिटेल डिस्कशन एक बार फिर से करेंगे जब हम सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स को स्टडी करेंगे। ठीक है, मैं आपको फिर वहां पे दोबारा से ये चीजें एक्सप्लेन करूंगी, बट अंडरस्टैंड आप कर सकते हो कि हमने एक फिल्टर पेपर रखा, फिल्टर पेपर के पोर्स का जो साइज था वो छोटा था, सैंड के पार्टिकल्स का साइज बड़ा था, तो सैंड यहाँ पे कलेक्ट होगी, पानी नीचे चला गया। ठीक है, समझ में आया? और इससे हमने क्या कंक्लूड किया कि द साइज ऑफ द पार्टिकल्स इज बिग, दे कैन नॉट पास थ्रू द फिल्टर पेपर। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, मिल्क को टेस्ट किया। सो दिस इज द मिल्क इन कोलाइड, राइट, मिल्क इन वाटर, सॉरी, सो दिस वाज कोलॉइड। तो कोलॉइड के केस में हमने देखा, मिल्क के केस में हमने देखा कि सारे का सारा मिल्क इसमें से पास कर जाएगा, कुछ भी यहाँ पे रेजिड्यू नहीं बचेगा, सारे का सारा मिल्क एज फिल्ट्रेट आ जाएगा। राइट, तो इससे हम कंक्लूड क्या कर सकते हैं कि जो साइज है कोलॉइड पार्टिकल्स का, दिस इज स्मॉल एंड दे कैन पास थ्रू द फिल्टर पेपर। ठीक है, फिर हमने क्या किया, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ले लिया या शुगर सॉल्यूशन ले लिया, कोई भी सॉल्यूशन ले लिया, और सॉल्यूशन के केस में हमने क्या देखा, वो भी आसानी से फिल्टर पेपर के थ्रू पास कर जाते हैं। ठीक है, सो यहां से अब हम वापस अपने डिफरेंस पे आ जाते हैं। हमने पहले बात की थी सॉल्यूशन के केस में कि जो पाथ ऑफ द लाइट था वो विजिबल नहीं था, पार्टिकल्स जो थे सॉल्यूशन के अंदर वो बहुत ही छोटे थे और वो लाइट को स्कैटर नहीं कर सकते थे। पार्टिकल्स इतने छोटे थे कि हमें नेकेड आई से भी नहीं दिखाई दिए, पार्टिकल्स इतने छोटे हैं कि वो फिल्टर पेपर से भी पास कर जाते हैं। और फिर फर्दर और टेक्निक से हमें पता लगा कि जो सॉल्यूशन के केस होता है उसमें जो साइज ऑफ द पार्टिकल्स है, this is even less than 1 nanometer. Now what is 1 nanometer? Well, nanometer means 10 to the power minus 9 मीटर। ठीक है, एक जीरो लगाओ, उसके पीछे एक डेसिमल लगाओ, ठीक है, उसके पीछे यहाँ पे 8 जीरो लगाओ, 3 4 5 6 7 8, और यहाँ पे एक 1 लगा दो। This is the size of the particles in case of a solution. इससे कम होगा, ठीक है, 1 नैनोमीटर और 10 टू द पावर माइनस 9 मीटर से साइज कम होता है पार्टिकल्स का इन केस ऑफ अ सॉल्यूशन। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं सस्पेंशन पे। तो सस्पेंशन के अंदर पार्टिकल्स जो होते हैं, they make the path of the light visible. The particles, they are suspended in water, these are the ones which are scattering the light. The particles, they are visible to the naked eye, they cannot pass through the filter paper, and what we find is that the size of the particles, this is greater than 100 nanometer. ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं colloids पे। तो path of the light was visible, particles इतने बड़े थे कि वो लाइट को स्कैटर कर पाए, मगर फिर भी हमें क्या पता लगा कि जो पार्टिकल्स हैं वो उतने बड़े नहीं हैं जितने कि सस्पेंशन के केस में, इसीलिए हमें वो डिस्टिंक्टली अपनी नेकेड आई से नहीं दिखाई दे रहे थे, और मगर वो पार्टिकल्स का साइज सॉल्यूशन के पार्टिकल से बड़ा था, तभी तो वो लाइट को स्कैटर कर पाए, और ये पार्टिकल्स भी फिल्टर पेपर के थ्रू पास कर जाते हैं। एंड देयरफॉर व्हाट वी फाउंड आउट वाज, इन केस ऑफ द colloids, the size of the particles is in between that of solutions and suspensions in the range of 1 nanometer to 100 nanometer. ठीक है, कहानी समझ में आ गई। अब इनके बारे में सॉल्यूशंस के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, सॉल्यूशंस के बारे में और आपको क्या चीजें जाननी है, सस्पेंशंस के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, कॉलॉइड्स के फीचर्स क्या होते हैं, इन सब चीजों को हम वन बाय वन अगले लेक्चर में डिस्कस करना शुरू करेंगे।
सो इसके साथ मैं ये आज का लेक्चर यहीं पे फिनिश करती हूँ। अगली बारी हम फिर से मिलेंगे, अगली बारी हम सॉल्यूशंस के बारे में एक डिटेल्ड डिस्कशन को शुरू करेंगे। तो इन केस अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज फील फ्री, आप अपने डाउट्स को कमेंट सेक्शन में डाल के पोस्ट कर सकते हो, आप हमें मेल भी कर सकते हो, आप हमें हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। सो प्लीज डू दैट, सो दैट कि आपके डाउट्स हमेशा क्लियर होते रहे। कभी भी आपको कुछ भी पढ़ते हुए आपको सिर्फ उसका स्क्रीनशॉट डाल के हमें पोस्ट करना है, हम आपको जरूर हेल्प करेंगे। So that would be all. See you again for the next lecture. और प्लीज अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू दैट, सो दैट कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे जब भी हम आपके लिए नेक्स्ट लेक्चर पोस्ट करें। उसके लिए बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं, बाय बाय।